Hello student, myself Aman from Police Public School Mansa. Today we will read class 10th subject SST chapter number first resources और हमारा आज का टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी अपर लेयर का नष्ट होना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या होती है। द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्स ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। कि जो हमारी सॉइल है, ठीक है, वो नेचर के किसी भी फोर्स के कारण, चाहे वो हवा है या पानी है, उसके कारण जब वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, या नष्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इसके बाद है कि हमारी जो सॉइल इरोजन की कितनी टाइप्स हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट है वाटर इरोजन, कि जो पानी है हमारा, उसके कारण हमारी जो सॉइल है वो कैसे इरोज होती है, कैसे वो ख़राब होती है। और इसका हमारा सब टॉपिक है शीट इरोजन। When the top layer of the soil is removed over a large area by running water, it is called sheet erosion। कि जो शीट इरोजन है वो क्या है कि जब हमारी अर्थ की जो टॉप लेयर है, सबसे ऊपरी सतह है, ठीक है, वो पानी के कारण मतलब वो ख़राब हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन बोलते हैं। शीट इरोजन इज़ पर्टिकुलरली हार्मफुल बिकॉज इट रिमूव्स द टॉप लेयर विच इज़ फाइनर एंड फर्टाइल। ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों होती है, क्यों नुकसानदायक होती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ की अपर लेयर होती है वो सबसे फर्टाइल होती है, सबसे अच्छी होती है, और वही क्या करती वही जो क्या है ज़्यादा पानी के कारण वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। सेकंड है हमारा रिल इरोजन। दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ शीट इरोजन। ये शीट इरोजन की सेकंड टाइप है। इफ़ इरोजन कंटिन्यूस अनचेक्ड फॉर अ सफिशिएंट टाइम, स्मॉल फिंगर शेप्ड ग्रूम्स विच आर अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ में डिवेल्प ऑन द लैंडस्केप। कि जो हमारा रिल इरोजन है वो क्या होता है कि जब हम अगर जो पानी है वो कंटिन्यू बह रहा है और हमने उस चीज़ को चेक नहीं किया, मतलब कोई भी उसको बंद वगैरह नहीं किया, तो क्या है कि जिस भी जगह पे वो बह रहा है वो पानी, तो उसमें क्या है कि एक फिंगर की तरह धीरे छोटे छोटे से वो, जैसे हम बोलते हैं कि एक नाली टाइप वो बन जाते हैं, एक रिल्स जी बन जाती है, और वो कुछ सेंटीमीटर्स क्या होते हैं, वो डेप्थ होती है, डंगाई होती है उसकी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिल्स इंक्रीज इन नंबर एंड बिकम डीपर। धीरे धीरे क्या है कि जब पानी वहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यू वहाँ पे रहता है, तो वो धीरे धीरे वो सारी रिल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं और काफ़ी वो डीपर हो जाती हैं। वाटर इरोजन का हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, वो है हमारा गुली इरोजन। दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन। With further erosion of the soil, the rills may deepen and become enlarged and are turned into gullies। और ये क्या है कि धीरे धीरे जो हमारी जब थर्ड स्टेज हो जाती है, वो पानी बहना कंटिन्यू रहता है, लगातार पानी उसी तरह से बहता रहता है, तो वो रिल्स क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा वो डीप हो जाती हैं और ज़्यादा वो इनलार्ज हो जाती हैं वो, और वो किस में, एक गुलीस में, जैसे हम बोल सकते हैं कि वो खड्डे में चेंज हो जाती हैं। द मेन ऑफ गुली इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है कि जब किसी भी जगह की जो भी वेजिटेशन है जब वो रिमूव हो जाती है और वहाँ पे पानी है जो वो कंटिन्यू बहता रहता है, वहाँ पे गुली इरोजन ज़्यादा होता है। गुलीस कट अप एग्रीकल्चर लैंड एंड द एरिया में बी टर्न इनटू बैड लैंड। और धीरे धीरे वो जो पूरी एरिया है, जब वो लैंड है वो किस में चेंज हो जाती है, वो एक बैड लैंड में या बैरन लैंड में वो चेंज हो जाती है। मतलब जो उसकी फर्टाइल है, फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट था हमारा वाटर इरोजन, सेकंड है हमारा विंड इरोजन, की हवा के कारण जो हमारी सॉइल है, ठीक है, वो कैसे इरोज होती है। विंड इज़ अ पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन इन अरिड एंड सेमी अरिड लैंड्स। जो ज़्यादा अरिड मतलब जो मारूथल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या है कि जो हवा है वो सबसे पावरफुल एजेंट होती है। विद लिटल रेनफॉल, wind can lift the valuable topsoil from one area and deposit it in another area। थोड़ी सी भी अगर वहाँ पे हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा क्या करती है, उसको एक जगह की जो भी वैल्यूएबल सॉइल है उसको वो दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके कारण उस जगह की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
और इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह सॉइल इरोजन में वो मतलब उसका जो पार्टिसिपेशन किस तरह की है। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड एंड वाटर, कि हवा और पानी के अलावा जो मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी इस चीज़ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट क्या है हमारा, डिफॉरेस्टेशन। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रेशर ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग, कि जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उसी तरह से क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं वो भी एवरीडे वो भी क्या हो रही हैं, वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। मतलब फॉरेस्ट के ऊपर फॉरेस्ट से जो भी उसकी नीड्स कंप्लीट हो रही हैं उसके ऊपर जो उसका प्रेशर है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। द रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट विच हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, और इसी तरह से जो फॉरेस्ट की कटिंग है, ठीक है, वो बिना रुके वो बढ़ रही है, और यही कारण क्या है कि सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा होता है। रूट्स ऑफ ट्री एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, जब प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को वो मतलब बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, वो उसको बाइंड करके रखते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट है, जब प्लांट्स है, जब वो कट हो जाएंगे तो वो क्या है कि जो सॉइल की जो एक बाइंडिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बट डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, साथ के साथ ये भी है कि जब जंगलों की ज़्यादा कटाई हो रही है उसके कारण ज़्यादा फ्लड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो हमारी सॉइल है वो नष्ट हो रही है। इसके बाद सेकंड हमारा पार्ट है ओवर ग्रेजिंग। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड प्रोवाइड मच नीडेड फॉर्डर फॉर एनिमल्स, की जो फॉरेस्ट है हमारी, या जो ग्रासलैंड्स है, घास के मैदान हैं, वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा जो चारा है, फूडर है, वो प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ग्रोथ एंड एनिमल्स गेट इनफ फूडर, कि रेनी सीजन में थोड़ी सी जब बरसात होती है तो जो ग्रास है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें उनको मिलती है। लेकिन जो ड्राई पीरियड होता है उसमें क्या हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ फॉडर हो जाती है, मतलब जो चारा है उसकी कमी हो जाती है। द ग्रास इज ग्रेज टू द ग्राउंड एंड टर्न आउट द रूट्स बाय एनिमल्स। ड्राई सीजन में क्या होता है कि जो ग्रास होती है वो एनिमल्स के द्वारा ग्राउंड से ही वो ग्रेज की जाती है, सीधे ऐसे ही खाई जाती है, जिसके कारण क्या है कि जो ग्रास की जो रूट्स हैं, ठीक है, वो भी वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। दिस लीड्स टू लूज स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, जिसके कारण क्या है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो ग्रास है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। एंड दिस सॉइल इज़ ईजली वाश्ड अवे बाय रेन्स, और जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तब वो क्या है, ईजली ही वो वाश आउट हो जाती है। सो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस सॉइल इरोजन, और इस तरह से ओवर ग्रेजिंग भी क्या है, मेन कॉज है सॉइल इरोजन का। थर्ड है हमारा फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करने के जो कुछ फॉल्ट मेथड्स हैं वो भी क्या है, सॉइल इरोजन के लिए ह्यूमन बीइंग के द्वारा रिस्पॉन्सिबल हैं। Faulty methods of agriculture are also responsible for soil erosion. For example, plowing fields make it easier for running water and wind to cause erosion, कि जिस तरह से जो भी प्लाइंग किए हुए जो भी फील्ड होते हैं उसमें भी क्या है कि जब पानी बहता है, ठीक है, तो वो वहाँ और हवा चलती है, वो भी इसका क्या है, एक मेन रीज़न है सॉइल इरोजन का। सेकंड है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर is also responsible for soil erosion because forests are cleaned for cultivation. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या है कि कल्टीवेशन के लिए जब फॉरेस्ट को साफ़ करके वहाँ पे खेती की जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब वहाँ से जो भी फार्मर है वो मूव हो जाता है, तो वो क्या है कि उस ज़मीन को ऐसे ही साफ छोड़ने के कारण उस जगह की जो भी फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से जो खेती करने के जो गलत तरीके हैं वो सॉइल इरोजन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि सॉइल कंजर्वेशंस, कि हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एफॉरेस्टेशंस, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, जिसके कारण क्या है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा मतलब इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा वहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया जाएगा तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो
ज़्यादा हो जाएंगे। एफर्ट शुड बी मेड टू प्लांट ट्रीज इन न्यू एरियाज, जिस जगह पे जहाँ न्यू एरिया जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स लग सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वहाँ की जो सॉइल है वो उसी तरह से हम उसको कंजर्व कर सकें। सेकंड है हमारा रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जो भी एनिमल्स हैं उनकी जो ग्रेजिंग है, ठीक है, जहाँ पे भी वो सीधी अगर ग्राउंड से वो जो घास वगैरह किसान उनको चरवाते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। फॉडर क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको ग्रो करना चाहिए ताकि जो एनिमल्स की नीड है वो वहाँ से ख़त्म हो सके। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि जो भी रिवर फ्लड्स हैं, किसी भी रिवर में अगर ज़्यादा पानी बहने के कारण वहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आ जाती हैं, उन चीज़ों को डैम के द्वारा रोका जा सके, ठीक है। जहाँ पानी की जो भी नदियाँ वगैरह हैं उसमें जो भी पानी की स्पीड है, वहाँ पे डैम बना के जो पानी की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये इस तरह से जो हमारी सॉइल है हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।